कहानी की शुरुआत 4 जून 1987 इटली से होती है, जहां पर हम एक लड़के को डेमोनिक पोजेशन में देखते हैं, जिस कारण से फादर गैब्रियल उसका एग्जॉर्सिज्म करने आए होते हैं। वो आते ही उस लड़के के अंदर के शैतान से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं एक डीमन हूँ। इसी दौरान फादर गैब्रियल उससे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो डीमन उन्हें अपना नाम नहीं बताता। तो फादर गैब्रियल बातों ही बातों में उस डीमन को चैलेंज कर देते हैं कि अगर वो डीमन है तो वो इस पिग को पोजेस कर दिखाए, जिसे गैब्रियल ने ही वहां लाने को कहा था। और वो डीमन उनकी बातों में आकर उस लड़के को छोड़कर उस पिग के अंदर चला जाता है, जिसके ऐसा करते ही फादर उस पिग को तुरंत ही गोली मार देते हैं और इस तरह से वो लड़का अब ठीक हो जाता है। और यहाँ पर इस घटना से हम ये समझ पाते हैं कि फादर गैब्रियल कितने माहिर एग्जॉर्सिस्ट हैं। अब 2 जुलाई को चर्च की एक काउंसिल गैब्रियल को बुलवाती है, जहां उनसे ये पूछा जाता है कि उसने बिना चर्च की परमिशन के 4 जून को एक लड़के का एग्जॉर्सिज्म क्यों किया था। यहाँ असल में दोस्तों उसी एग्जॉर्सिज्म की बात हो रही थी जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस पर गैब्रियल उन्हें बताते हैं कि असल में वो एग्जॉर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़के को एक दिमागी बीमारी थी, जिस कारण वो ऐसी हरकतें कर रहा था। जो बात सुनते ही गैब्रियल उस लड़के को ट्रिक कर उसे ये विश्वास दिला देते हैं कि अब वो डीमन उसके अंदर से निकल चुका है। गैब्रियल आगे बोलते हैं कि हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें से ज्यादातर केसेस साइकोटिक बीमारी के होते हैं, और सिर्फ कुछ ऐसे ही केस होते हैं जिसमें लोग किसी ईवल से पीड़ित हों, पर मॉडर्न डे चर्च उन केसेस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन वो ये बात माने या ना माने, लेकिन हमारे बीच आज भी ईवल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एक फादर ये सब कर एग्जॉर्सिस्ट की पोजीशन को खत्म करना चाहते थे, जिस पर गैब्रियल भड़क कर बोलता है कि अगर उन्हें उसे हटाना है तो वो उससे बात करें जिन्होंने उसे इस पोजीशन के लिए चुना था। यहाँ पर दोस्तों गैब्रियल असल में चीफ पोप की बात कर रहे थे। इसी दौरान गैब्रियल के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस में मारी गई लड़की रोजारिया की बात का जिक्र होता है, जिसका नाम सुनते ही गैब्रियल वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम जूलिया नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे हेनरी और बड़ी बेटी एमी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही होती है। अब असल में 1 साल पहले जूलिया के पति की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिस वक्त हेनरी भी अपने फादर के साथ था। जिस एक्सीडेंट में वो तो बच गया था, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपने फादर को मरते हुए देखा था, जिस वजह से उसने उस सदमे के कारण से तब से एक शब्द भी नहीं बोला था। और क्योंकि इनके घर में कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो वो अपने पति के एक पुश्तैनी मकान की मरम्मत करवाने के लिए यहाँ आई हुई थी, ताकि वो उसे बेच सके। इसीलिए इन्हें कुछ दिन के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, जिस बात से एमी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब ये लोग इस बड़े से घर में आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात फादर एस्क्यूवेल से होती है, जो कि जूलिया से कहते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेझिझक उनसे कह सकती है। जिसके बाद हमें एमी को दिखाया जाता है, जो कि पूरे घर को देखने लगती है कि तभी उसे एक दीवार पर कोई सिंबल दिखाई देता है, जो कि असल में वेटिकन चर्च का सिंबल था। और उस वक्त वहां दीवार पर क्रैक आने लगता है, जिससे डर कर एमी वहां से चली जाती है। अब इसके कुछ देर बाद इसी तरह का एक सिंबल वहां पर काम कर रहे एक वर्कर को भी दिखाई देता है, जहां वो और अंदर देखने की कोशिश करता है, पर वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए वो आग जलाकर अंदर देखता है। और उसके यहाँ पर आग जलाते ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और काफ़ी सारे वर्कर्स घायल हो जाते हैं, क्योंकि उस जगह पर सल्फर गैस इकट्ठा थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। और इस हादसे की वजह से बाकी वर्कर्स भी यहाँ काम करने से मना कर देते हैं। अब जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तो इसी बीच हम हेनरी को अजीब सी हरकतें करते हुए देखते हैं, जो कि अब बोल भी रहा था। और यहाँ अचानक से बोलते हुए उसकी वॉइस एक डिमोनिक वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है और वो अपने चेहरे को एक खरोच मारता है। अब असल में यहाँ पर उन वर्कर्स ने अनजाने में किसी ईवल पावर या डीमन को फ्री कर दिया था, जिसने बेचारे हेनरी को पोजेस कर लिया था। हालांकि जूलिया हेनरी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहां उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का कहना था कि हेनरी अपने फादर की मौत के ट्रॉमा की वजह से ऐसा कर रहा था, इसीलिए उसे साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन देती है और उसे कहती है कि अगर हेनरी कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो तो वो इसकी मदद से उसे बेहोश कर सकती है। यहाँ जूलिया को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो एस्क्यूवेल से इस मामले में मदद मांगती है, जो कि जैसे ही हेनरी को देखने के लिए जाते हैं, वैसे ही उसके अंदर का डीमन उसे उठाकर बाहर फेंक देता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम गैब्रियल को पोप के पास देखते हैं, जो कि उसे स्पेन जाने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर वो फादर गैब्रियल से हेनरी के बारे में भी कुछ बात करते हैं, और वो बताते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है जिन्हें तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है, और साथ ही उस जगह की वजह से चर्च को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
इसीलिए वो जो भी करे वो सोच समझ कर ही करे। अब पोप के आदेश से गैब्रियल जूलिया के घर पहुंच जाते हैं, जो इस बात से हैरान थे कि आखिर चर्च को हेनरी की हालत पर इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। अब यहाँ पर फादर गैब्रियल जूलिया से हेनरी को देखने की रिक्वेस्ट करते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो एक बार हेनरी को उन्हें देखने दे, उसके बाद अगर वो कहेगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ गैब्रियल बाहर ही फादर एस्क्यूवेल से मिल चुके थे, जिसके बाद जब वो हेनरी के पास जाते हैं तो उन्हें देखकर हेनरी हंसने लगता है। वो कहता है कि वो यही चाहता था कि वो यहाँ आए। इस पर गैब्रियल सबसे पहले उस डीमन को एक स्केयर्ड सिंबल दिखाते हैं, जिसके कारण हम हेनरी की आंखों में उस डीमन की आंखों को साफ साफ देख पाते हैं। यहाँ फादर उस डीमन से उसका नाम पूछने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ही चालाक डीमन था जो अपना नाम नहीं बताता। अब असल में यहाँ पर किसी भी डीमन को उसका नाम जानने के बाद हराना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए वो डीमन अपना नाम ना बताकर उल्टा गैब्रियल का नाम लेता है। साथ ही वो उन्हें उनके पास्ट के बारे में भी दिखाता है। वो उन्हें एक कायर कहता है क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर के दौरान जब गैब्रियल देश की तरफ से एक सिपाही के तौर पर लड़ रहे होते हैं तो उसके सारे साथी मारे जाते हैं और वो यहाँ पर बच जाते हैं, जिसे वो एक सिन की तरह समझते हैं। इसीलिए डीमन उसकी उसी याद को खुरेदता है, लेकिन अभी भी वो कमजोर नहीं पड़े थे। जो देखकर हेनरी अपने मुंह से एक बर्ड उगलता है, जिसे देखकर गैब्रियल कुछ घबरा से जाते हैं। जिसके बाद वो बाहर आकर जूलिया और एस्क्यूवेल से बताते हैं कि हेनरी को किसी बहुत ही ताकतवर डीमन ने पोजेस किया है, जिसका एग्जॉर्सिज्म करना आसान नहीं होगा और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हेनरी मारा जाएगा। यहाँ गैब्रियल बताते हैं क्योंकि हेनरी को अपने पिता की मौत का सदमा लगा था, इसीलिए वो उस डीमन के लिए सबसे आसान टारगेट था। लेकिन यहाँ पर फादर गैब्रियल को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हेनरी को पोजेस कर आखिर करना क्या चाहता था। अब इसी दौरान वो डीमन एमी को भी डराता है और साथ ही वो उसके मरे हुए पिता की आवाज में उसे कॉल भी करता है। मतलब कि यहाँ पर उस डीमन ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया था। फिलहाल अब गैब्रियल और एस्क्यूवेल एक साथ मिलकर हेनरी का एग्जॉर्सिज्म करने की तैयारी करते हैं। फिर जब वो उसका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक बार फिर से वो डीमन इन दोनों को उनके सिन याद दिलाता है। वो गैब्रियल को रोजारिया नाम की लड़की की मौत का जिम्मेदार बताता है और एस्क्यूवेल से कहता है कि वो एक प्रीस्ट होने के बाद भी एडेला नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। जिस चीज को सुनकर एस्क्यूवेल अपने आपे से बाहर होकर हेनरी का गला दबाने लग जाता है, लेकिन यहाँ गैब्रियल उसे रोकता है, जिस कारण से ये एग्जॉर्सिज्म पूरा नहीं हो पाता। अब यहाँ वो डीमन गैब्रियल की तरफ देखकर कहता है कि वो उसके जाल में फंस चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर एस्क्यूवेल गैब्रियल को एडेला के बारे में बताता है, जिससे कि वो प्यार करने लगा था। अब यहाँ पर एडेला नहीं जानती थी कि वो एक प्रीस्ट था, इसीलिए एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो गए, जिस दौरान एस्क्यूवेल उसे अपने प्रीस्ट होने की बात तो नहीं बता पाया, पर उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एडेला को छोड़कर प्रीस्ट की तरह अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। लेकिन अपने इस सिन को वो भुला नहीं पा रहा था, जिस कारण वो डीमन उसे मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ फादर के सामने कॉन्फेस कर उसे काफी हल्का लग रहा था। अब बारी थी गैब्रियल के कॉन्फेशन की, जो बताते हैं कि 1942 में जब वो वॉर के दौरान बच गए और उनके सारे साथी मारे गए तो उन्होंने एक प्रीस्ट बनने का फैसला किया। जिसके बाद एक समय उनके पास रोजारिया नाम की लड़की का केस आया, जो कि दिमागी रूप से बीमार थी। लेकिन वो फादर से कहती रही कि उसे किसी डीमन ने पोजेस किया है। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए फादर के सामने एक बर्ड को भी खा जाती है। लेकिन उस वक्त गैब्रियल को काफी घमंड हो चुका था, इसीलिए उसने ये केस डॉक्टर्स को दे दिया, जिस कारण एक दिन रोजारिया ने अपने आप को पोजेस्ड प्रूव करने के लिए एक बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई और फादर को लगने लगा कि वही उसके मौत के जिम्मेदार हैं। इसीलिए जब हेनरी ने अपने मुंह से वो बर्ड निकाली थी तो वो डर गए थे और इसी कारण से वो एग्जॉर्सिज्म के साथ साथ उनकी भी मदद करने लगे, जो कि दिमागी रूप से बीमार होते हैं। अब दोनों एक दूसरे को ब्लेस कर अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि गैब्रियल के पास एक प्लान था। इसीलिए वो एस्क्यूवेल को हेनरी पर नजर रखने के लिए बोलकर बाहर एक कुएं के पास जाते हैं, जिसके ऊपर के कबर पर वेटिकन चर्च की सील थी, जिसे हटाने पर उसे उसमें से कई सारे कंकालों के सर दिखाई देते हैं। इसी दौरान हमें पोप को दिखाया जाता है, जो कि वेटिकन चर्च का एक पुराना जनरल पढ़ रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ जो भी डीमन है वो काफी ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ एक ही समय पर वहाँ पर कई सारे लोगों को पोजेस कर सकता है।
और इस जर्नल को पढ़ने के दौरान पोप की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। जिस बीच हेनरी एस्क्यूवेल को मदद के लिए पुकारता है और जब एस्क्यूवेल उसके करीब जाता है तो वो उसका कान काट लेता है। दूसरी तरफ वही डीमन सो रही एमी को उठाकर फेंक देता है और साथ ही वो बेड में अजीब तरह से दम घोंटकर जूलिया को मारने की कोशिश करता है। जो सब चीजें जब गैब्रियल को पता लगती हैं तो वो उन सभी को जल्दी से बचाता है। फिर वो जूलिया और एमी को सेव कर एस्क्यूवेल के साथ उस कुएं को देखने के लिए जाते हैं, जहां वो उसे कुआं दिखाते हुए बताते हैं कि इस जगह पर स्पेनिश इंक्विजिशन हुआ था, जिसके तहत कई सारे ज्यूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया था और जिन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया उन्हें मारकर इसी कुएं में डाल दिया गया। अब दोनों इसके अंदर जाते हैं, जहां इन्हें एक दीवार तोड़ने के बाद एक दरवाजा मिलता है जिस पर वही वेटिकन की सील बनी हुई थी, और जब ये दोनों उसे भी तोड़ते हैं तो उन्हें वहां पर कई सारे कंकाल मिलते हैं, जिनमें से एक कंकाल एक पिंजरे में था। अब असल में ये एक प्रोटेक्टर का कंकाल था जिसके पास एक अंगूठी भी थी और इसी जगह पर किसी तरह का एग्जॉर्सिज्म किया गया था और यही वजह थी कि कुछ कंकाल पिंजरे में थे, क्योंकि ऐसा करने से एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो डीमन से सेफ रहते थे। यहाँ पर इन्हें एक और दरवाजा मिलता है जो कि लॉक था और उसकी चाबी गैब्रियल को प्रोटेक्टर के पेट से मिलती है, जिसकी मदद से ये लोग उस दरवाजे के भी अंदर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें हिस्ट्री के सबसे बड़े एग्जॉर्सिस्ट का कंकाल मिलता है। और कुछ रिकॉर्ड से गैब्रियल को पता लगता है कि इस जगह पर एक साथ कई सारे पोजेशन हुए थे और उसी का एग्जॉर्सिज्म ये एग्जॉर्सिस्ट कर रहे थे, लेकिन ये एग्जॉर्सिज्म सफल नहीं हुआ और उस डीमन ने हिस्ट्री के सबसे बड़े एग्जॉर्सिस्ट को भी पोजेस कर लिया ताकि वो चर्च के जरिए गॉड के नाम पर बुरे काम कर सके, जिस कारण 1475 में होने वाले स्पेनिश इंक्विजिशन के पीछे उसी डीमन का हाथ था। इसी से हम समझ सकते हैं कि वो डीमन कितना शक्तिशाली था जिसने हिस्ट्री की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हालांकि जब चर्च को इस बात का पता लगा तो उन्होंने एग्जॉर्सिस्ट की बॉडी के साथ इस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया, लेकिन वर्कर्स की गलती से वो डीमन आज़ाद हो गया और उसने हेनरी को पोजेस कर लिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हेनरी तो एक जरिया है, वो असल में गैब्रियल को पोजेस कर पहले की ही तरह उसके जरिए चर्च के नाम पर बुरे कामों को अंजाम देना चाहता था। यहाँ एक जर्नल के जरिए इन्हें पता लगता है कि कुल 200 फॉलन एंजल यानी कि डीमंस अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, जिनमें से एक जगह ये भी है और यहाँ पर जो डीमन मौजूद है उसका नाम एस्मोडियस डीमन है, जिसके बारे में हम कहानी के खत्म होने के बाद डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अब जब गैब्रियल को उस डीमन का नाम पता था तो इस बात से वो बौखला जाता है और वो एमी को पोजेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलिया एमी को बचाने की कोशिश करती है तो वो एमी को एक तरफ फेंक कर जूलिया को मारने की कोशिश करता है, मगर यहाँ एमी डॉक्टर के दिए हुए इंजेक्शन को लेकर हेनरी को लगा देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद ये लोग हेनरी को बांध देते हैं। फिर गैब्रियल जूलिया को हिम्मत देता है और फिर ये लोग साथ में प्रेयर कर हेनरी का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार गैब्रियल को डीमन का नाम पता था, जिस दौरान वो डीमन अब इन्हें अपनी असली शक्तियां दिखाता है। वो एक ही समय पर हेनरी के साथ एमी को भी पोजेस कर लेता है, जो देखते ही देखते ऊपर सीलिंग फैन पर चढ़ने के बाद जूलिया पर हमला कर देती है। साथ ही हेनरी गैब्रियल और एस्क्यूवेल को भी मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो डीमन गैब्रियल से बोलता है कि अगर वो उसके सामने घुटने टेक दे तो वो सभी को छोड़ देगा, और सबकी जान खतरे में देखकर गैब्रियल उसकी बात मान जाता है और डीमन सभी को छोड़कर उसे पोजेस कर लेता है, जिस कारण सभी की जान बच जाती है। लेकिन ये देख एस्क्यूवेल जूलिया और उसके बच्चों को वहां से भगाकर खुद रुककर फादर की मदद करने का फैसला करता है। इधर गैब्रियल जानता था कि ये डीमन उससे न जाने क्या क्या गलत काम करवाएगा, इसीलिए वो फांसी लगाकर खुद की जान देने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर का डीमन उसे ऐसा नहीं करने देता। इसके बाद गैब्रियल खून की उल्टियां करते हुए उसी कुएं में मौजूद एग्जॉर्सिज्म वाले कमरे में जाकर खुद को जलाकर मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर वो डीमन उसे ऐसा नहीं करने देता। इसी बीच वहाँ गैब्रियल को ढूंढते हुए एस्क्यूवेल भी पहुंच चुका था, जो कि प्रेयर्स वगैरह पढ़कर एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ एस्मोडियस एस्क्यूवेल के सामने अदेला को ले आ देता है, जो कि खून से नहाई हुई थी और वो एस्क्यूवेल को बुरी तरह से मार रही थी। इसी बीच रोजारिया भी वहाँ पर गैब्रियल से लड़ रही होती है, पर यहाँ पर एस्क्यूवेल जब एक क्रॉस अदेला के सर पर रखता है तो उसका पूरा शरीर चीथड़ों में ब्लास्ट कर जाता है, और फिर वो वही क्रॉस गैब्रियल को भी देता है, जिसकी मदद से एस्क्यूवेल की ही तरह वो रोजारिया को भी आग में जलाकर मार डालता है। फिर दोनों ही प्रीस्ट मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, जिसके सामने एस्मोडियस
एस्मोडियस डीमन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और उसे ये लोग हेल में भेजने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोप की भी तबीयत बेहतर हो चुकी थी, जो कि एस्क्यूबेल और गैब्रियल को बुलाकर दोनों को शाबाशी देते हैं। फिर गैब्रियल और एस्क्यूबेल को फादर लुमुम्बा के जरिए ये पता चलता है कि अभी भी 199 ऐसी जगह बाकी हैं जहां पर शैतान का वास है, इसीलिए उन्हें इन सभी जगहों पर जाकर एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए ये दोनों ही तैयार थे। और फिर मूवी के लास्ट में हमें फादर गैब्रियल एमोर्थ के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख से प्लस एग्जॉर्सिज्म किए और इसी के साथ ही ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों वादे के मुताबिक आइए बात करते हैं एस्मोडियस के बारे में, जो कि 7 किंग ऑफ हेल में से एक है। अब यहाँ पर दोस्तों जब मूवी में गैब्रियल को एस्मोडियस का नाम पता चला तो उसने उसे किंग ऑफ द हेल कहकर बुलाया। एस्मोडियस मैक्सिमम ह्यूमन की लस्ट पर फीड करता है और अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो इसका एक सर बुल का, दूसरा इंसान का और तीसरा एक बकरे का है। साथ ही इसकी पूंछ एक सरपेंट की और बॉडी लाइन और ड्रैगन को मिलकर बनी हुई है। एस्मोडियस असल में पहले एक एंजल था जिसने लूसीफर का साथ दिया था, इसीलिए उसे हेवन से बाहर निकाल दिया गया। अब अगर बात करें एस्मोडियस डीमन के रियल लाइफ केस की, तो फ्रांस के द कॉन्वेंट ऑफ एरोजोलाइन में साल 1633 के दौरान एक साथ कई सारी नन को पोजेस कर लिया गया था। अब कॉन्वेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर नन्स और प्रीस्ट रहते हैं और ये जगह चर्च के अंदर ही होती है। अब यहाँ पर सभी नन्स का बिहेवियर एक दिन अचानक से बदल गया। वो अजीब अजीब हरकतें करने लग गई, जैसे कि सैटेनिक साइंस का यूज करना, पूरे समय अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी बड़बड़ाते रहना। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि वहाँ के एक फादर ग्रैंडियर ने एस्मोडियस डीमन के साथ डील की थी, जिसकी वजह से उसने वहाँ की सारी नन्स को पोजेस कर लिया। कहा जाता है कि एस्मोडियस हमारे बीच मौजूद है, जो लोगों में सेक्स के लिए लस्ट को जन्म देता है और उनसे इसी चक्कर में बहुत ही बुरे काम करवाता है। साथ ही ये एक बहुत ही अच्छा शेप शिफ्टर होने के साथ काफी ताकतवर भी है और क्योंकि ये अमर है इसीलिए इसे मारा भी नहीं जा सकता। बाकी आप सभी का इस डीमन और इस मूवी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन द पोप एक्सॉर्सिस्ट मूवी का। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।